जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अशद ज़रूरत है। इसी हवाले से SIFC भी अपना जो किरदार अदा कर रही है मुख्तलिफ हवालों से। यही उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है, जिसमें गैर मुल्की मंदूबीन को जहाँ खुश आमदेद कहा गया है, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को खुश आमदेद कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स के कारोबार में दिलचस्पी लें, यहाँ पे अपने माइनिंग का कारोबार करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। शुरका ने इस हवाले से बातचीत की है। शुरका का भी कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे नॉन कन्वेंशनल एरियाज़ पे जिनके ऊपर पहले काम नहीं हो रहा, जैसे कि ये मिनरल्स का काम है। लेकिन इस शुरका ने भी इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल पोलराइजेशन है, इसके अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है, इसको ख़त्म करना चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके वन पॉइंट एजेंडा ऐसा बनाना चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है माशी तौर पर आगे बढ़े, क्योंकि जब पाकिस्तान माशी तौर पर आगे बढ़ेगा तभी मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक बहुत अहम तरीन पाकिस्तान के अंदर शुबा है, वो टेक्सटाइल का है, और एक वक्त में हम पूरी दुनिया के अंदर टेक्सटाइल के बेहतरीन मैन्युफैक्चरर रहे हैं। और इसी हवाले से हम आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो नईम करीम साहब, ये इस पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल का मामला है, ये क्यों गड़बड़ हो गया? एक वक्त में तो हम टेक्सटाइल के चैंपियन रहे हैं, हमारे कपास पे भी हम चैंपियन रहे हैं, फिर टेक्सटाइल के फिनिश गुड्स के भी रहे हैं, फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान एकदम पीछे चला गया? सर, प्रायोरिटी चेंज कर दी ना हमने बेसिकली प्रायोरिटी जब चेंज करते हैं और हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में जब चले जाते हैं ना, तो यही होता है। बात ये कि जब हम नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसीज को बना के उसको फॉलो करेंगे और अगली आने वाली हुकूमत उसको फॉलो करेगी तो फिर ही आगे चले। हम पहले तो आइडियलाइज करते हैं ना कंट्रीज को, बड़ी बड़ी को, जी हम तो उसकी तरह बनना चाहते हैं। आप पहले मुझे बताएं, इतने बड़े बड़े शहर किसी दुनिया में हैं? भाई 2-4 मुल्कों में होंगे, लेकिन उन्होंने डेवलप किए हुए हैं। आप शहरों को सोसाइटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाती है। आपको डिफाइन कर ले एक शहर की हदूद के भाई ये 10 किलोमीटर के अंदर ये शहर है, इसके बाद जो है अगला शहर जो है इतने किलोमीटर के बाद होगा, बीच में एग्रीकल्चर लैंड होगी, उसके बीच में इंडस्ट्रियल लैंड होगी। दुनिया का एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती रहेगी, एग्रीकल्चर भी होती है कि हम मार यहीं पे खाते हैं, या हम एक डगर पे जब चलता है, एक सोसाइटी बनाना शुरू करता है तो 100 सोसाइटीज वाली लाइन में लग जाती है। एक CNG बनना शुरू होता है तो 600 CNG बनाना शुरू हो जाते हैं। आप एक शादी हाल बनता है, हम पैट्रोनाइज नहीं करते हैं, हम उसको कानूनी तौर के ऊपर उसको लीगलाइज नहीं करते चीजों को। और मसला फिर वही है कि चीजें लिंक है, सारी पॉलिसीज के साथ चीजें लिंक है, पॉलिटिक्स के साथ चीजें लिंक है, पार्टी बेस्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हम जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में चले जाते हैं, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म में चले जाते हैं, तो चीजें डिफरेंट हो जाती है ना। हमें नेशनल इंटरेस्ट की जो पॉलिसीज है, मेरी हमेशा पहले भी होती है कि उसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए। वो सबके भले के लिए बनी, वो सबसे पहले मुल्क के भले के लिए बनी। बाकी चीजों को आप करते हैं, आप अपनी पार्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर को हमने बिल्कुल 100वें नंबर पर डाल दिया, पहले नंबर से उठा। सही तो सही। उसमें क्या होगा जी बिल्कुल। कपास की आज देख लें क्यों आपका वो रो रहा है। कपास का जो प्रोड्यूसर है रो रहा है, उसको वो प्राइस नहीं मिलती, वो प्रोड्यूस करना छोड़ दिया उसने। सही। यही हुआ हमारा गन्ने के साथ, यही हुआ हमारा इसके साथ गंदम के साथ। जी बिल्कुल। हाँ, आज शोबा जो इस वक्त नातात का शिकार है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, ये जैसे पहले भी जिक्र हो रहा है कि हम टेक्सटाइल के चैंपियन रहे हैं, लेकिन इस वक्त टेक्सटाइल का जो हाल है वो आपके सामने है। फैसलाबाद में आप देखें, हज़ारों जो वर्कर थे एक एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट भी चल रही थी, हमारी एक्सपोर्ट भी चल रही थी। लेकिन अब ऐसा वक्त हम देख रहे हैं कि एक तो पहली बात ये, कपास बहुत ज़्यादा होती थी, अब कपास की काश्त बहुत कम हो गई है, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे क्यों रह गए? जी अलवी साहब, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिन एरिया में जो ये कपास ये बीजी जाती थी, वहाँ पे आपने शुगर मिलें लगा ली। बिल्कुल। किसान जो है ना वो कन्वर्ट कर गया उधर, उस तरफ चला गया। देखें, ये जितना साउथ एरिया है ना, साउथ पंजाब का, वहाँ पे ये कपास की बेहतरीन फसल होती थी, खानेवाल से लेके बल्कि मियाँ चनू सहीवाल से लेकर ऑनवर्ड वहाँ तक, मुल्तान, बल्कि पूरे सिंध तक। लेकिन बदकिस्मती से जब कैपिटलिज्म का दौर आया या कैपिटल सरमायादाराना निज़ाम आया या सरमायादार लोग बरसदार आए, तो उन्होंने इंडस्ट्री वहाँ पे शुगर मिल लगानी शुरू कर दी, वहाँ पे ज़मीन खरीदनी शुरू। जैसे
जहांगीर तरीन साहब जैसे लोग, तो वहां पे कपास जो है ना उसकी बजाय गन्ना आ गया, और जहां पे गन्ना काश्त करना चाहिए था वहां पे कोई और फसलें काश्त करनी शुरू कर दी। एक तो ये कि हम वो इंटरनेशनल लेवल की बेहतरीन हम कपास जो है ना वो नहीं पैदा कर सके, प्रोड्यूस नहीं कर सके। दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी का इशू है। अभी मैं चूंकि फैसलाबाद से मेरा तलक है, मैं आपको वुड यू बिलीव के 168-70 के करीब जो ये इंडस्ट्री है जो कॉटन कंसर्न है वो बंद हो गई है इसी दौर में। ये दो साल की मैं बात कर रहा हूं। 187, हाँ, चूंकि एनर्जी नहीं है और बेरोजगारी बढ़ गई है। आप बिल्कुल ये फैक्ट्स एंड फिगर उठा के देख लें। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने क्या देखें, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड ही रहना पड़ेगा, बिल्कुल उसको आप ना हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करें, बिल्कुल इसकी कानून साजी हुई है, ये कैबिनेट ने इस पे फैसले दिए हैं। सही। और दूसरा ये हुआ कि जो बीमार यूनिट थे टेक्सटाइल के फैसलाबाद में या इर्द गिर्द, वो सारे उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आए। आप यकीन कर, वुड यू बिलीव कि मैं बिल्कुल इस चीज का शायद हूं कि मजदूर जो है नहीं मिलते थे। अब मजदूर जब से ये स्लम्प आया इसका, जब से ये टम्बल हुआ है, तो वो इसमें टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर बेचारे वो बेरोजगार हो रहे हैं। ये एक तो ये इशू है। तीसरा मैंने एनर्जी का भी बात की। चौथा ये कि ये बिल्कुल ठीक है उनकी अपना नईम करीम साहब की बात कि जब तक आप एक नेशनल पॉलिसी जो है ना उसको फ्रेम नहीं करेंगे और तब उसको तक ये कारोबार आगे नहीं बढ़ पूरे सकते। हाँ तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को आप ऑन बोर्ड लें। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर आपने मुल्क को संवारना है, फिर एक नेशनल गवर्नमेंट हुकूमत बना लें जिसमें तमाम लोगों ने चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, सबको लेके आए। उनको कहें आप क्या चाहते हैं, मांगी हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी तो इसके साथ बगैर ये जो हमारी मैशत आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा, इमरान इजाज साहब, यहाँ पे बात हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो आप ये क्या समझते हैं कि 187 यूनिट जो टेक्सटाइल के बंद पड़े हैं, किसी जमाने में हमारी ये मदर इंडस्ट्री होती थी, तो अब इसकी रिवाइवल कैसे मुमकिन है? क्या ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं कि हम टेक्सटाइल के अच्छे खिलाड़ी थे और अब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा? देखिए जी, ये वही सिचुएशन है जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि अभी जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में जितना हम लोग एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री जो है ना उसको हम उठा लेंगे तो मौजूदा हालात में हम उसका फायदा उठा सकते हैं। बांग्लादेश एक आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, दूसरे नंबर पे चाइना आपके साथ है, रशिया पूरा लैंड स्ट्रक्चर, आप पाकिस्तान से अगर रोड कनेक्टिविटी में जाएं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए, किसी भी मुल्क में अगर उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो होती है उसकी एक्सपोर्ट। बदकिस्मती से हमारी सिर्फ इंपोर्ट में हम लोग बहुत ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है, जीरो पॉलिसी। और बात किस्मती से इस वक्त जिस तरह की पॉलिसीज या जिस तरह की हुकूमत एक पॉलिसी बनाना चाह रही है, वो कभी उसमें पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं, कभी हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा, अगर आप किसी टेक्सटाइल मिल या ऑनर से किसी से बात करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल उसके पास पूरी दुनिया से पहले किसी वक्त में ऑर्डर आते थे, अमेरिका से, यूरोप से, जीएसपी प्लस का हमने एडवांटेज उठाते होते थे, लेकिन आज हमारी बेडशीट क्या, हमारी गारमेंट क्या, कुछ भी हमारा जो है वो यूरोप में नहीं आ रहा है। इवन अगर कुछ आता भी है तो वो मेड इन बांग्लादेश आ रहा है या मेड इन इंडिया आ रहा है, या उसके ऊपर कोई XYZ को स्टैंप लगा के उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जबकि मेरी नजर में ये है कि हमें एक्सपोर्ट के लिए एक पॉलिसी बनाना चाहिए और वो पॉलिसी का नाम हो मेड इन पाकिस्तान। सही, दैट्स ऑल, बिल्कुल ठीक। हम लोग एक मेड इन पाकिस्तान के नाम से एक पॉलिसी अडॉप्ट करें और कोशिश करें कि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में लॉन्च करें। ना दें दुबई वालों को कार्गो अपना, आप ना दें दुबई वालों को मैंगो, ना आप किसी जगह के ऊपर बांग्लादेश को ना करें रॉ एक्सपोर्ट। आप एक पॉलिसी बनाएं, आप पॉलिसी बना के अपने जो जितने भी ताजर हैं इन सबको एक पेज के ऊपर लाएं, उन्हें कि यार आप बताएं कौन कौन सी दुनिया में किसकी जगह पे आपको हमारी तरफ से कोई सर्विसेज चाहिए या हमारी तरफ से कोई आपको कुछ ऐसा चाहिए। देखें, आप हमारी जब फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी तभी कोई मुल्क हमारे में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है इमरान इजाज साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी होनी चाहिए। मोहम्मद अफजल साहब, आप ये जो मेड इन पाकिस्तान वाली पॉलिसी का जिक्र किया इमरान इजाज साहब से, बड़ी आइडियल बात है। इस तरफ हम कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करें, और ख़ास तौर पे जो लग रही इंपोर्ट आ रही है और ऐसी इंपोर्ट आ रही है कि जिसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो इन मामलात से कैसे निपट सकते हैं? इसमें बेसिकली इसमें यह है कि कोई भी चीज़ है अगर उसको हमें बेहतर करना है तो उसके लिए यही है कि उसकी फिनिशिंग है, प्रोडक्ट का बिहेवियर है, वो अच्छा किया जाए। अब देखिए, अब होता ही है जैसे कि कपास की हम बात करते थे, जैसे कि पीछे डिस्कस हो रहा था, वो कपास इधर से रहा जाता है, चाइना चला जाता है, चाइना उसको रिफाइन करता है, रिफाइन करके चाइना अपना ठप्पा लगाता है, अपना मार्केट शामिल करता है।
ट्रांसपोर्टेशन ट्रिपल ऐड होती है, तो वो फिर वापस आपको यान की शक्ल में डबल ट्रिपल रेट पे आपको वापस मिल जाता है। सही। आप फिर वही यान जो है ना आगे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसमें आ जाती है कि हमारी जो संतकारी है वो उतनी पायदारी या उतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है हमारे पास। फिर होता यह है कि मेड इन पाकिस्तान वाली बात तो अच्छी की है, लेकिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बिजनेस जो चलता है वो 3PM ही चलता है। अब जबकि क्लाइंट ये कहता है कि हम आपको अपनी चीजें देते हैं, पैकेजिंग आपको प्रोवाइड, आप हमें पैक करके देते हैं। अब उसमें हम भी ये चीज देख रहे होते हैं कि आया कि हमारे लिए सहूलत है। उसकी वजह ये, अगर हम पैकेजिंग की तरफ जाते हैं तो पैकेजिंग की सबसे बड़ी मार्केट है चाइना की। सही। अब चाइना बहुत सस्ती बनाता है पैकेजिंग, अगर हम खुद से बनाए तो हम बना नहीं सकते। अब उसमें छोटे बड़े बिजनेसमैन दोनों की बात आ जाती है। अब देखिए, अगर छोटे बिजनेसमैन की बात करता हूँ तो वो अगर अपने ही प्रोडक्ट लॉन्च करने पे जाए तो उसका करोड़ों लग जाए। अगर उसको बंदा अपना ब्रांड दे दे, उसको अपने डेवलप दे दे, बस वो चीज डालेगा तो वो कम रिसोर्सेज में अच्छा काम करेगा और उसकी लेबर भी उस चीज पे खुश हो जाएगी और उसकी हानि होगी। एक तो ये चीज भी फंडिंग की कमी की वजह से भी जी ये ठीक है। है। जी ठीक है। अच्छा नईम करीम साहब, ये जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर भी 29% लग गया, चाइना के ऊपर भी लग गया, तो इसके हमारी इलाकाई जो एक तिजारत है, इंटरनेशनल तिजारत है, इसके ऊपर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? सर दोनों सूरतें हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पे हैं, प्लस माइनस दोनों इसके अंदर से टैरिफ से हम निकाल सकते हैं। मैं तो समझता हूँ, मैं एज ए बिजनेसमैन भी, एज इकोनॉमिस्ट भी, मैं तो चाहूँ तो बिल्कुल इसका 90% प्रॉफिट लाइज करता हूँ, उसमें पॉजिटिव में जा सकते हैं। हम वही एक्सपोर्ट जो है ना अपनी नेबरिंग कंट्रीज को करें, हमारे यहाँ पे मार्जिन हमें ज्यादा मिलेंगे, हमारे पास यहाँ पे फ्रेट कम होगा, हमारे पास ये तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, इस तरह की कितनी स्टेट्स हैं जिनके पास हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अमेरिका का कितना फ्रेट पड़ता है हमें देखें। हमने बस एक वो बना लिया हुआ है अपने सर के ऊपर, हमने सवार कर लिया हुआ कि अमेरिका को हम कुछ नहीं भेजेंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इतनी पहले तो इतनी एक्सपोर्ट होना कि हम इतनी एक्सपोर्ट को कर सके, पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं जिनको हमने आगे लेके जाना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग है, एक्सप्लोर करना है, फिर प्रोसेसिंग करना है, फिर हमने उसको एक्सपोर्ट करना है। ये सारी चीजों को चैनलाइज करने की जरूरत है। SIFC का बनाना एक मतलब उसको यूटिलाइजेशन उस पूरे डिपार्टमेंट की करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम उसको 100% उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बात वही है कि हमें मैं तो इसको टैरिफ को समझता हूँ कि कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आना चाहिए एक्सपोर्टर्स के ऊपर, और एज ए कंट्री, एज ए नेशन, हमें गवर्नमेंट को इसको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए एक्सपोर्टर्स को इस मामले में कि जी अगर आप अमेरिका को दे रहे थे, अगर आप ये अजरबैजान को देते हैं तो हम आपको ये भी रिबेट भी इस पे देने के लिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी एक्सपोर्ट को हम अदर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक है, नई मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रफीउल्लाह नियाज़ी साहब, ये जो गेम चली है टैरिफ की अमेरिका की तरफ से, तो आप ये क्या समझते हैं कि इस चाइना को सबसे पहले उन्होंने थ्रेट किया, तो इसके क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आ सकते हैं? देखें, जिस तरह इमरान इजाज साहब ने फरमाया ना कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, लिहाजा हम पिस रहे हैं। अब चाइना और उसका जो आपस में कंपटीशन है, दोनों की जो है ना वो एक्सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क उन मुल्कों को पड़ेगा जिनकी इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। देखें हमारे पास, आप नई मंडियां तलाश करें। मैंने जैसे पहले फेज में ये बात कही है कि चाइना आपसे नाराज है, रशिया आपसे नाराज है, और ये अजरबैजान, ताजिकिस्तान, ये जितनी भी हैं सेंट्रल एशिया की रियासतें, सारी जो है ना ये रशिया के ज़ेर असर हैं। और इंडिया आपके खिलाफ है आज से, यानी जब न्यू रेवोल्यूशन आया है उसमें बांग्लादेश में, उससे पहले वो प्रो इंडियन थे। जैसे इमरान इजाज साहब कह रहे थे ना कि आप बांग्लादेश के साथ, भाई अभी तो बांग्लादेश के आप उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, हमारे जो तल्लकात उनसे उनका रिवाइवल अभी तक नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सारे इशू हैं। चाइना जो है ना इसमें वो वाइटल रोल प्ले करे, क्योंकि हमने उनका $60 अरब लगवाया सी पैक पे, उसमें अपना रूट एक को चेंज करके अफगानिस्तान की तरफ ले गया, और वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है रशिया के साथ मिलके, क्योंकि सबकी जो स्टेक्स हैं वो एक जैसे हैं मेरे ख्याल में। तो ये देखें, दुनिया की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ये 3 मुल्कों की है, यानी 1 अरब 40 करोड़ किसका है, ये चाइना का, 1 अरब 43 करोड़ किसका है, ये इंडिया का है, 1 अरब 46 करोड़ किसका है, ये रशिया का है। पीछे क्या बचता है? आपके पास सिर्फ एक यूरोपियन यूनियन है, जीएस प्लस जो है वो है, उसमें आपकी इतनी
एक्सपोर्ट नहीं है कि आपका सर्वाइवल हो सके। सही। लिहाजा आपको यह है कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, इंपोर्ट कम करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इमरान इजाज साहब ने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा इमरान इजाज साहब, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक तनासब है उसकी बात हो रही है कि इस वक्त इंपोर्ट का जो तनासब ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो आप ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो क्या स्टेप्स ले, किस तरीके से अपनी मार्केट को आगे लेके जाए और एक्सपोर्ट की तरफ जाए, और हुकूमत की तरफ से कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे हमारी एक्सपोर्ट की जो मार्केट है वो बड़ी हो सके? देखें जी, सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। जी। उसमें जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर है, चाहे आफ्टमा है, चाहे ठोजरी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, इन सबको बिठाया जाए एक टेबल के ऊपर। ठीक है। बेशक हम नहीं कहते कि आप इनको किसी पॉलिटिकल जमात के साथ बिठा दें या कुछ भी कर दें। मेरे ख्याल में इस वक्त जो विन विन सिचुएशन चल रही है, अब सबको पता है कि कहाँ से चीजें फाइनल हो रही है और कहाँ से हम लोगों ने फौरी और क्विक एंड देयर आंसर लेना है। इन सबको बिठाएं सर एक टेबल के ऊपर और इनसे बात करें, इनसे पूछा जाए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, किस जगह के ऊपर आप आके फंस रहे हैं, क्या आपको किस मुल्क में हमारी तरफ से कोई ऐसी रिलेशनशिप की जरूरत है जिससे हम उनके साथ कोई डील करके फ्री देखें। सऊदीया का डेलीगेशन आ गया, बेलारूस का डेलीगेशन आ गया, आजरबाईजान का डेलीगेशन आ गया, तुर्की के सदर आ गए। सही। लेकिन सर हम तो वहीं खड़े हैं ना, हमारी तो चीजें कोई ना तो हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं उनकी तरफ से। आज हमारे साथ उनके साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इवन के उसके साथ हमारा वीजा फ्री एग्रीमेंट ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ताजिर यहाँ रुलते फिरते होते हैं, उनको बाहर से वीजे नहीं मिलते। आपकी बात बिल्कुल कर रहे हैं। आज आप एक यूरोप के वीजे की बात करें, आप किसी ताजर से जाकर पूछ लें, चाहे वो एक दफा ट्रेवल करके यूरोप गया हुआ है, वो दूसरा वीजा लगवाने के लिए जाता है तो उससे 100 किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। इमेज का मसला है, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने की बहुत जरूरत ज्यादा। है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। जी अगर हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तो सर ये सब चीजें यूजलेस हो जाएंगी एक वक्त में। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान इजाज साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक तो अगर हमने मईशत को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर पाकिस्तान का इमेज जो है वो बाहर बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सके और हमारा अपना जो माशी मामला है वो बेहतर हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है और मैं अपने मेहमानों रफ़ीउल न्याज़ी साहब, मोहम्मद अफजल, इमरान इजाज और नईम करीम साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।